गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेसेस में देखा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। वो सारे प्रोसेसेस जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। बेटा अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि लाइफ प्रोसेसेस जितने भी कंडक्ट हो रहे थे वो किस में हो रहे थे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस कहाँ हो रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे थे। तो इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम कहते हैं मूवमेंट। क्या कहते हैं, मूवमेंट। ठीक है, आप लोगों ने जब 5th में 6th में आपने इससे पहले जितनी बार लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंसेस देखे होंगे तो उसमें मूवमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा होगा। ठीक है ना। ओके, तो ये जो मूवमेंट होता है, अभी हम इसी को डिस्कस करें। ये जो मूवमेंट होता है ये ग्रोथ की वजह से भी हो सकता है ना। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ ग्रोथ। जैसे कि ये देखिए, आपने एक सीड लिया और आपने क्या किया, इसे सॉइल के नीचे डाल दिया। फिर क्या हो जाएगा, जब ये स्प्राउट होगा, जब ये अपना सीडलिंग मूवमेंट दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉइल हटाएगा और ऊपर की तरफ निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका ये सीड है इसने जो मूवमेंट शो करी है ये किसकी वजह से शो करी है, ग्रोथ की वजह से शो करी है। ठीक है ना। ओके, अगर हम एक स्मॉल बेबी का एग्जाम्पल लें तो उसमें भी ऐसा ही होता है। उसमें जो आपको धीरे धीरे उसमें जो मूवमेंट दिखाई देती है, उसकी हाइट में मूवमेंट दिखाई देती है, वो कैसे दिखाई देती है, वो उसकी ग्रोथ की वजह से दिखाई देती है। लेकिन सारे मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होते हैं, सारे मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होते हैं। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स की वजह से मूवमेंट आता है ना। जैसे मैं आपको बुलाऊं या कोई आपको क्लासरूम में आवाज देता है तो आप उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं, तो वो कैसा मूवमेंट है ना। दैट वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। वो कैसा मूवमेंट है, वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, है ना। आपको बाहर जो इन्वायरमेंट से आपको जो जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके एवज में जो आप क्या कर रहे हैं, आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो एक तरीके का मूवमेंट है। तो यानी कि कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होते। वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्स होते हैं। किसके लिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जो बाहर से आपको स्टिमुलस मिल रहा है उसके एवज में क्या है, वो रिस्पॉन्स है। बेटा स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस होता है चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना। जो आपको इन्वायरमेंट चेंज दिखाई दे, जैसे कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अब किसी ने आवाज दिया तो ये मीडियम में चेंजेस हुए ना। अभी तक शांति थी, फिर किसी ने आवाज दिया तो ये चेंजेस हुए। और जैसे सर्दी आ जाए तो चेंज हो गया, गर्मी आ जाए तो चेंज हुआ। ये आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस है जो आपको क्या करता है, आपको एक ट्रिगर करता है कि आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। समर होगा तो आप जैकेट पहन के बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप स्टिमुलस पहचानते हैं। ठीक है, उस स्टिमुलस के बिहाफ पर ही आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके मूवमेंट है, जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलाई को, ये कैसे हो सकते हैं, ये कंट्रोल्ड होते हैं। आप कहोगे कंट्रोल्ड कैसे, मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ, लेकिन हम बता रहे ना ये कंट्रोल्ड है। ये कंट्रोल्ड कैसे हैं, जैसे कि अगर सोचिए आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तब आप कैसे बिहेव करते हैं, एकदम ऐसे डिसेंट बन जाते हैं। ठीक है ना। फिर जब वो चले जाते हैं तो अगेन आप एकदम फनी मूड में आ जाते हैं। तो यानी आपको पता है कि किसके आने पर या कैसे इन्वायरमेंट में आपको कैसे बिहेव करना है। अब सपोज इस लाइक और एग्जांपल लेते हैं, आप क्लासरूम में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप पीछे से विस्पर कर रहे हैं। विस्पर मतलब फुसफुसा रहे हैं, हाँ, मरमर कर रहे हैं, धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं, तो ये आपको पता है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपका स्टडियस है, आपके ब्रेन को पता है ये बात। तो वो आपको चिल्लाने की इजाजत नहीं देता, वो आपको कहता है अच्छा बात करना है, धीरे धीरे बात करो ताकि टीचर को पता ना चले। ठीक है ना। तो और फिर आप घर जाएंगे तो क्या घर में आप ऐसे छुप छुप के बात करेंगे, नहीं ना, वहां तो आप बात करेंगे तो चिल्ला के बात करेंगे। क्लियर है। तो यानी कि क्या हो जाता है, ये भी कैसा है, ये यानी आपका जो या तो विस्पर करना हुआ या आपका शाउटिंग हुआ, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये जो कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोलिंग आपकी बॉडी में आ कहाँ से रही है, ये जो आपका कंट्रोल्ड है और प्लस इस कंट्रोल के साथ एक और टर्म आता है कोऑर्डिनेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में देखा
कि आपका न्यूट्रिशन ज़रूरी है, रेस्पिरेशन ज़रूरी है, एक्सक्रीशन ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, इन सब के बीच इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी कोई है, ठीक है ना, इन सबको भी कंट्रोल करता है कोई। कुछ एक्शंस आपके ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, कुछ एक्शंस आपके ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते हैं, कुछ ऑटोनॉमिक हैं, अपने से वो कंट्रोल्ड हैं, सेल्फ। ओके, तो कहने का मतलब ये है। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। इन सारे प्रोसेसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि हार्ट बोलेगा नहीं एक काम करो यार, तुम जो है पहले एक्सक्रीशन वाला काम कर लो, मैं आज लेट हूँ, आज मैं सो रहा हूँ, मैं बाद में अपना काम करूंगा। नहीं, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन, है ना। एंड दैट कोऑर्डिनेशन इज मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, है ना। अभी तो हमने आपको बता दिया कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स, आपके सारे बॉडी में होने वाले मूवमेंट, इट शुड बी कंट्रोल्ड प्लस कोऑर्डिनेटेड, है ना। दोनों चीज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह से रिस्पॉन्स कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आपको कोई बुलाता है और आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? क्योंकि आपके कानों में आवाज जाती है, ठीक है, आप सुन पाए हैं, तब आपके ब्रेन तक मैसेज गया है, उसने बोला अच्छा ठीक है पलट के देखो, शायद किसी ने आपका नाम पुकारा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट आपका इसमें क्या हुआ, कंट्रोल भी है, ब्रेन ने कंट्रोल भी किया और कोऑर्डिनेट भी किया कि अच्छा ठीक है अब आप मुड़ सकते हो, अब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस पर डिपेंड करता है? न्यूरल, ठीक है, न्यूरल प्लस मस्कुलर देखो आ गया ना। सिर्फ न्यूरल से काम नहीं चलेगा, ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया, उससे काम नहीं चलेगा, मस्कुलर से कनेक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी तो आप टर्न हो पाएंगे, तभी तो आप एक्शन कर पाएंगे। अब जैसे मेरे माइंड में जो बातें आ रही है तो मैं उसे लिख पा रही हूँ, मैं आपको समझा पा रही हूँ, है ना। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी अ कंट्रोल्ड एक्शन, अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पर आपने टाइप्स ऑफ टिश्यूज तो ये सब पढ़े हुए हैं ना, ये 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज में आता है, लाइक न्यूरल था, मस्कुलर था, कनेक्टिव था, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं ये पार्ट है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। तो यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी में कैसे होगा? थ्रू न्यूरल और प्लस मस्कुलर टिश्यूज, इन दोनों के वजह से होगा। ओके, आपको ये जो आपने मूवमेंट दिया है, जो आपने रिस्पॉन्स किया है, इसके लिए बेसिक बात कि पहले आप किसी चीज को डिटेक्ट कर पाएं। क्या कर पाए? डिटेक्ट कर पाएं। जब आप डिटेक्ट कर पाएंगे तब आप क्या कर पाएंगे? रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? ये जो यानी कि आपको अगर किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करना है तो पहले आपको उसे क्या करना चाहिए? पहले आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको तब आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्लियर है ना? ओके, ये जो डिटेक्शन होती है, ये जो आपकी बॉडी में डिटेक्शन होती है, ये होती है थ्रू नर्व सेल कहिए, और यू मे कॉल इट न्यूरॉन। ये किसकी हेल्प से होती है? नर्व सेल और न्यूरॉन की हेल्प से होती है, ठीक है। अब इसका नाम आ गया है तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, बनाओ। आप लोगों ने इससे पहले भी इसे देखा हुआ है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइम नहीं है। ठीक है, ज्यादा लेवल नहीं करना है। ये आपका सेल बॉडी है, सेल बॉडी, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपकी एक्सॉन है, ठीक है, ये आपकी नर्व एंडिंग है, ठीक है। हो गया, काम खत्म, इससे ज़्यादा लेवल की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अब हो गया अपना। ये ब्रांचिंग सिस्टम होती है। सॉरी, तो आपको क्या मैंने बताया? डिटेक्शन आप करेंगे इसके थ्रू। ये है आपका न्यूरॉन, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसके थ्रू आप डिटेक्ट करते हैं। ओके, डिटेक्ट कैसे करना है बेटा? ये जो डिटेक्ट होता है एक्चुअली ये डिपेंड करता है रिसेप्टर्स पे। आपके बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंस ऑर्गन पर। कहाँ प्रेजेंट है? सेंस ऑर्गन्स पर। सेंस ऑर्गन के नाम बताएंगे जरा? आई और नोज और टंग और स्किन, कुछ एक रह गया क्या? ईयर। ओके डन, क्लियर है? ये आपके सेंस ऑर्गन है और यहीं पर रिसेप्टर्स है, ठीक है। और रिसेप्टर्स किससे कनेक्टेड है? रिसेप्टर्स कनेक्टेड है आपके एक्सॉन से, है ना। ओके, अब देखो, जो आई में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो, देखो नाम भी आपको याद हो जाएगा, फोटो मतलब लाइट, है ना। देन नोज का भी छोड़ देते हैं, टंग का कर सकते हैं। टंग का है
गस्टेटरी रिसेप्टर। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आप कैसे याद करेंगे। स्पेलिंग आप बुक से देख लेंगे, ठीक है, बस छोटी हो जा रही है, आप यहाँ देख नहीं पाएंगे। स्किन में थिग्मो होता है, स्किन में थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है। और ईयर में फोनो फोन यूज करते हैं ना, वैसे ही फोनो रिसेप्टर। और नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओके बेटा, देखो कैसे याद करोगे। फोटो आईज। अब देखो टंग पे आ जाओ। टंग में यहाँ पे गस्टेटरी, अगर मैचिंग में आएगा तो आप इसे क्लियर कर लोगे, वरना तो आपको याद करना पड़ेगा। चल बेटा, ये टंग जो है ये आपके माउथ का पार्ट है, और माउथ में होते हैं गम्स। तो यहाँ पे गम्स तो आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे गस मिल रहा है ना, गस्टेटरी। तो जी फॉर गम्स और जी फॉर गस्टेटरी, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। स्किन का थिग्मो, देन आपका ईयर पे फोनो रिसेप्टर, और उसके बाद जो है फोनो, कान में फोन लगाता है ना, ओके। नोज का ऑल्फैक्टरी, ठीक है। तो आप टंग वाला क्लियर कर लीजिए, जो लास्ट बचेगा वो आपका नोज का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो बेटा क्या होता है कि ये रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब जैसे आपने अभी मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बुलाया, तो आपके जो कान के अंदर फोनो रिसेप्टर सब एक्टिव हो गए, उन्होंने मैसेज लिया, ब्रेन तक पहुंचाया, और ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया कि चलो मुड़ जाओ। और ये देखो मस्कुलर से कनेक्शन है, तो आप एकदम से टर्न हो गए। कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है, किस तरह से कौन कंट्रोल कर रहा है, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। ओके बेटा, इसके बाद आते हैं हम, तो इसी तरह से ये सपोज मान लीजिए आपके सामने हॉट कप रखा हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने देखा उसमें से धुआं निकल रहा है, आपकी आईज ने देखा, फोटो रिसेप्टर के थ्रू आपने देख लिया, फिर आपको लगा कि इसमें से धुआं निकल रहा है, इट मीन्स की क्या है, इट मीन्स की ये गर्म है। अभी गर्म है तो क्या आप जाके पहले आपने देख लिया है तो अभी जाके छू लेंगे क्या, नहीं, आप टच करके देख सकते हैं, है ना। आपका ब्रेन बोलेगा अच्छा ये गर्म है, हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, आप इसे थोड़ा सा टच करके देख लो, अगर गर्म लगे तो दोबारा मत छूना, ठीक है। आप ऐसे ही करोगे बिल्कुल। आपको जब कप मिलेगा आप ऐसे देखा, अच्छा ठीक है धुआं निकल रहा है, हल्का सा टच किया, ओ माय गॉड ये तो गर्म है, मैं अब दोबारा नहीं छूना, 5 मिनट बाद तो तब छुएंगे, अभी नहीं छुएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है, ओके। अब देखेंगे कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि मैसेज जा रहा है, आपने रिसेप्टर पे अगर आपको मैसेज मिल गया, आपको कोई एक्शन मिल गया, तो वो कैसे आपके बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये डायग्राम एकदम से सीख लीजिए, ठीक है, ये डायग्राम सीख लीजिए। अब बेटा दोबारा मैं इसको बनाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, अवेलेबल नहीं करेंगे, सिर्फ बनाएंगे। स्केच नहीं चल रहा है, वेट करो बेटा, आपके 9 बेंडिंग हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम है, सॉरी एक और, कौन है नाम बताओ, न्यूरॉन है, ठीक है। इसी तरह से बॉडी में ये पूरे कनेक्टेड है, एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे एक और बना दो तो इसके पीछे एक और हो जाएगा, फिर वो एंड हो जाएगा तो उसके पीछे एक और हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे भी रहेगा एक और न्यूरॉन रहेगा। तो फिर अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आपको बता दूं कि जहाँ पर डेंड्राइट है, हाँ अभी यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंड वाला है, ये जो आपका फर्स्ट न्यूरॉन है और ये आपका सेकेंड न्यूरॉन है। फर्स्ट न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग है और जो सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये मिलता है, ये मिलते हैं, एक दूसरे का कनेक्शन बनते हैं। ये नहीं कि डेंड्राइट से डेंड्राइट जुड़ेगा, ठीक है, क्या जुड़ेगा, ये एकदम स्ट्रेट है, नर्व एंडिंग से डेंड्राइट जुड़ेगा, पहले का नर्व एंडिंग, दूसरे का डेंड्राइट, फिर सेकेंड का नर्व एंडिंग और तीसरे का डेंड्राइट। इसी तरह से पूरी बॉडी में कनेक्शन है, क्लियर बेटा, ओके। अब क्या करना है बेटा, आपको सीखना ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो जंक्शन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इसको कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स, इट इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, क्लियर। जैसा दिख रहा है वैसे लिखेंगे, ये लो बेटा, अब दिख रहा है, ओके, जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखेंगे। इट इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ऐसा ही हुआ है, 2 दिख रहे हैं, 2 न्यूरॉन का जंक्शन है, इट इज वेरी क्लियर, है ना। अब क्या होता है, इस यहाँ पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो हमें नाम भी कैसे याद करना है, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज साइनैप्टिक फ्लूइड। क्या कहेंगे, साइनैप्टिक फ्लूइड। चलो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मैसेज ट्रांसफर हो रहा था।
बेटा जब भी कोई मैसेज लिया जाएगा, जब भी कोई मैसेज कैरी किया जाएगा, तो मैसेज कैरी होता है आपका, मैसेज कैरी होता है, मैसेज कैरी करते हैं कौन? आपके डेंड्राइट्स। कहाँ से हो रहा है? देखो डेंड्राइट से हो रहा है, ये लगा हुआ है, डेंड्राइट कैरी करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये डेंड्राइट ले करके मैसेज कहाँ दे देंगे? मैसेज दे देंगे सेल बॉडी को, दिख रही है ये पूरी सेल बॉडी, सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से फिर जाएगा कहाँ? एक्सॉन के पास जाएगा, एक्सॉन के पास से फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा नर्व एंडिंग के पास जाएगा, ये नर्व एंडिंग के पास जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये देखो अब दिख रहा है, हाफ कर देते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा था अब, ठीक है, ओके। हाँ तो कहाँ चला गया ये? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका जो मैसेज है वो कहाँ जा रहा है? मैसेज कैरी किया किसने? मैसेज कैरी किया डेंड्राइट ने, ठीक है। मैसेज डेंड्राइट ने जो कैरी किया वो किसके पास जाएगा? सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? फिर एक्सॉन के पास जाएगा, फिर एक्सॉन के पास से कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग के पास जाएगा, नर्व एंडिंग के पास जाके रुकेगा। हाँ, लेट्स वेट एंड वॉच, ओके। अब क्या करना है? अब ये सिस्टम हुआ कैसे? ये मैसेज ऐसे करके ट्रैवल कैसे हो रहा है? जो मैसेज आपका ट्रैवल हुआ है, जो आपका मैसेज ट्रैवल हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से। ध्यान से सुनते जाओ बेटा, जो मैसेज आपका आया था वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से ट्रैवल हुआ है। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से आई? इलेक्ट्रिक इम्पल्स आती है ड्यू टू सम केमिकल, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है इसी न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शंस होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से ही मैसेज आगे आगे करके ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर होगी बात? मैसेज किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू, जो कि किसकी वजह से जनरेट होती है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ओके। चलो अब एक और खास बात, फर्स्ट न्यूरॉन यानी न्यूरॉन विद इन अ न्यूरॉन, यहाँ लिख लो कहीं, विद इन अ न्यूरॉन, विद इन अ न्यूरॉन जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो साइनैप्स, देखो यहाँ पे तो कहाँ से आया ये आप समझ गए ना, सेल बॉडी पहले आया डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, ठीक है। अंदर अंदर कैसे ट्रैवल हो रहा है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ से आई? केमिकल रिएक्शंस की वजह से आई है, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शंस तो हो गई हैं, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसका तरीका क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल वे में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक न्यूरॉन को छोड़कर दूसरे न्यूरॉन में जाना होता है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम नहीं करते, यहाँ पर प्रोसीजर को चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज किस में होते हैं? केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं, केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं, और तब जाके ये सेकेंड न्यूरॉन के पास जाते हैं। ये कैसे करते हैं? जो आपका केमिकल सिग्नल है, केमिकल सिग्नल क्या करेंगे? वो यहाँ पर बेटा ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, यहाँ केमिकल सिग्नल से चेंज करके क्या हो जाएंगे? तब जाके वापस से इन मैसेज को डेंड्राइट कैरी करेगा, और डेंड्राइट कैरी करके फिर वैसे ही चलेगा जैसा वन में चला था। क्लियर बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि मैसेज जो आपका डेंड्राइट ने कैरी किया है वो सेल बॉडी अभी यहाँ पर आते ही इसके पास कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पूरा मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? पूरा एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज हो जाएगी। ये सब बहुत डीपली आप लोग 11th में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस वे, ओके। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, जो कि पूरे न्यूरॉन में जाएगी, फर्स्ट न्यूरॉन में ऐसे ही ट्रेवल करेगी। व्हेन इट कम्स टू नर्व एंडिंग, it changes its path and it comes to chemical signal। अब यहाँ पे केमिकल सिग्नल के बाद क्या हो जाएगा? ये आपके डेंड्राइट को वापस से कैरी करेगा, और अगेन ये पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगेन थर्ड पे जाना होगा तो क्या हो जाएगा? फिर अगेन आपको साइनैप्स मिलेगा। हर एक न्यूरॉन के एंडिंग के बाद जहाँ दूसरा न्यूरॉन आता है साइनैप्स आपको मिलेगा। वहीं साइनैप्स में सेम एक्टिविटी होगी जैसे 1 और 2 के बीच में हुई है, जैसे 2 और 3 के बीच में होगी। क्लियर होगी बात? ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहले तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, दूसरी चीज पूरा लेवल आना चाहिए, तीसरी चीज, अच्छा बेटा आप रांची बुक से अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी लेबलिंग है, उसमें इतनी सारी लेबलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैंने फर्स्ट में आपको लेबल करके दिखाया था, इतना काफी था, इतना काफी था। बस इसी को सुंदर से बनाओ, इसी सुंदर से इन द सेंस की फॉर्मेटिक बनाओ जिससे समझ में आए, और लेबल कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। अब बाकी
बाकी सारा कंसेप्ट ये कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मतलब जो ये आपके पूरा विद इन न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, बाहर जैसे निकला सिग्नल आपका केमिकल हो गया, केमिकल सिग्नल्स हो गए, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर अगेन वो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, बस काम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर होगी बात? अब दिख रहा है? ओके डन। इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग अब रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।